आज़ादी का अमृत प्राप्त करने के लिए अनगिनत देशभक्तों को आत्म बलिदान का मंथन करना पड़ा था, तब कहीं जाकर के हमें स्वराज का अमृत कलश प्राप्त हुआ था। राष्ट्र से आपकी पहचान होती है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना का होना जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि देश ने आपके लिए क्या किया, इसकी जगह आपने देश के लिए क्या किया। इस भावना का समावेश आपके दिल और साथ में दिमाग में होना अति आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र से ही आपकी पहचान है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको उस राष्ट्र के नाम से ही संबोधित किया जाता है। इसी प्यारी सी सोच के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती दोहरारी में। स्वीकार कीजिए कुलदीप का नमस्कार। किसी भी देश की पहचान वहाँ की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर आधारित होती है और साथ में न्याय व्यवस्था इस समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी अमृत महोत्सव के तहत भारत माता के एक वीर महान सपूत, वीर सेनानी, संग्राम लेखक, कवि, दर्शक श्री अरविंद घोष की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे एक महान लेखक चिंतक को भी समस्त भारतवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और आज हमारे साथ में एक गेस्ट के तौर के ऊपर आए हैं अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह राजावत जी। आपका हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन कार्यक्रम धरती दोहरारी में। धरती दोहरारी के दर्शकों को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। सर जैसा कि मैंने बातचीत के सिलसिले में बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और उसी दिन भारत माता के वीर महान सपूत, क्रांतिकारी, महान कवि, लेखक, चिंतक श्री अरविंद घोष जी की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। तो इस गौरवान्वित पल को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव मनाने के दौरान हम कई देशभक्तों और वीरों को याद कर रहे हैं और ये एक संयोग ही नहीं बल्कि इसके पीछे एक पृष्ठभूमि भी है जिसके तहत श्री अरविंद को हम याद करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को ही श्री अरविंद का जन्म दिवस आता है। श्री अरविंद, जिनको हम महर्षि अरविंद, अरविंदो घोष के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उनके बारे में एक कथन से स्पष्ट हो जाता है कि श्री अरविंद की भूमिका भारत के आज़ादी के आंदोलन में क्या रही। लॉर्ड मिंटो उनको भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते थे। श्री अरविंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, स्पष्ट शब्दों में जनमानस तक ये पहुंचाया कि भारत सिर्फ एक ज्योग्राफिक एंटिटी नहीं है कि कोई पहाड़ है, नदी है या इस तरह से, बल्कि उस भारत को, राष्ट्र को एक माँ के रूप में स्वीकार किया। और उनके स्वीकार वाली जो परिभाषा है वो आज दिन तक हमारा राष्ट्र मान रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि श्री अरविंद घोष एक महान दार्शनिक थे और साथ में उनके विचार बड़े ही अलग थे, जिसके कारण से उस वक्त का जो साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य, उनसे काफ़ी खौफ भी खाता था। महान देशभक्त और साथ में क्रांतिकारी होने के अलावा वो एक कवि, लेखक, चिंतक भी थे। तो इनमें से किस रूप से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और किस लिए? ये तुलना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व बना हुआ है प्रत्येक व्यक्ति का, हम जब उनको देखते हैं तो उनका जो क्रांतिकारी जो पक्ष है उसके अंदर उनकी एक डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नाम का उनका एक छोटी सी बुकलेट थी जो उन्होंने उस समय लिखी थी। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और दशा दी। वो क्या थी? श्री अरविंद कहते हैं कि हमारा जो संग्राम, हमारी जो पूरी जो पॉलिसी है, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है, वो चालू होता है नॉन कोऑपरेशन से। उसमें बॉयकॉट भी आएगा, स्वराज भी आएगा, लेकिन वो यहीं तक नहीं रुकते। श्री अरविंद कहते हैं कि अगर ज़रूरत होती है और अगर ब्रिटिश हुकूमत अगर इन साधनों से हमारी मांग को पूरी नहीं करती है, तब हमें सशस्त्र क्रांति को भी अपनानी होगी, जिसके बारे में पूरा वर्णन भवानी मंदिर में वो देते हैं। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें देश के लिए नीति निर्णय लेना होगा। ये बात श्री अरविंद के लेखन में, उनकी स्पीचेस में, उनकी राइटिंग्स में स्पष्ट रूप से मिलती है। इसी प्रकार दूसरी बात मैं कहता हूँ, उनका एक दुर्गा स्तोत्र है, उसको प्रत्येक युवा को पढ़ना चाहिए, जिसके अंदर वो भारत को एक दुर्गा के रूप में पूजते हैं
और वहाँ वो कहते हैं कि किस प्रकार से हम युवा, जो हम सोचते हैं हमारे पास क्या है, तो वो बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। प्रत्येक युवा को वो पढ़ना चाहिए। श्री अरविंदो घोष एक महान योगी थे जो कि उत्तर भारत से चल करके सुदूर दक्षिण के अंदर पांडिचेरी में गए और वहाँ उन्होंने अपना आश्रम बनाया और वहाँ पे योग जीवन दर्शन के माध्यम से भारतीय जनमानस को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। तो एक महान योगी होने के विषय को लेकर के भारतीय जनमानस पर उनका क्या प्रभाव है? पांडिचेरी जाने का जो उनका निर्णय था, उसके लिए महत्वपूर्ण घटना घटती है अलीपुर बम कांड के दौरान। उनको जेल कोठरी में जब थे तब वहाँ उन्हें आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त हुई और श्री अरविंद स्वयं लिखते हैं कि 14 दिवस तक स्वामी विवेकानंद सूक्ष्म तल पे उनसे संवाद रहा और उसके बाद, उस संवाद के बाद जब श्री अरविंद बाहर आते हैं जेल के, तब उत्तर पारा एक भाषण है उनका सबसे प्रसिद्ध, जिसमें भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को समझने के लिए बिल्कुल सरल शब्दों में वो समझाते हैं कि किस प्रकार भारत, अगर की आज़ादी तो ज़रूरत है ही है, लेकिन आज़ादी क्यों चाहिए? क्योंकि भारत की उन्नति पे ही विश्व की उन्नति निर्भर करती है, एक बात। दूसरी, जब देश उठता है तब सनातन संस्कृति उठती है। यूँ कहें कि सनातन संस्कृति जो है, जो सनातन धर्म है, वो ही भारत का राष्ट्रवाद है, एकदम स्पष्ट रूप से वो कहते हैं। इसके बाद श्री अरविंद पांडिचेरी जो जाते हैं, वहाँ पे अपनी योग साधना आरंभ करते हैं और श्री अरविंद मानते हैं कि जो मानव कृति है, जिसको कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है, प्रकृति ने जो बनाया है, परंतु श्री अरविंद का दर्शन इसको एक कदम आगे लेके जाता है और वो श्री अरविंद बताते हैं कि प्रकृति ने जो मानव को बनाया है, तो पशु से जैसे मानव बना है, तो मानव के बाद महामानव, मतलब अति मानसिक चेतना जो है, वो मनुष्य जाति का भविष्य है। और इसी को लेके श्री अरविंद पूर्ण योग प्रतिपादित करते हैं, जिसके माध्यम से श्री अरविंद बताते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, या ये जो हमारा पूरी जो सृष्टि है, इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है दिव्य जीवन, दिव्य शरीर और दिव्य जगत। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि भारतीय योग जो दर्शन है उसके अंदर दिव्य शरीर और साथ में दिव्य मन चेतन की बातें की जाती है, ताकि इंसान का एक आत्मिक विकास हो सके और ताकि इंसान अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सके। अरविंद जी के जो विचार थे वो एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को बांधने की भी बात करते थे। बल्कि जैसा कि मैंने अभी अपना जब कार्यक्रम शुरू हुआ था उस वक्त मैंने परिचय दिया कि आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप एक अधिवक्ता हैं, तो एक अधिवक्ता का जीवन इतना आसान नहीं होता है और आप विभिन्न सामाजिक संगठनों से और साथ में संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो इस बीच में आप कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? देखिए, श्री अरविंद का दर्शन जो योग है, उनकी एक लाइन है, ऑल लाइफ इज योगा, सारा जीवन ही योग है। इसलिए कोई द्वंद्व नहीं है। ये जो द्वंद्व है, ये हमारे अल्प ज्ञान का आधार होता है जब हम ये कहते हैं कि मैं ये जीवन जी सकता हूँ, ये नहीं जी सकता। श्री अरविंद कहते हैं ऑल लाइफ इज योगा। आप काम कर रहे हैं, आप चाहे वकालत कर रहे हैं या डॉक्टर हैं या पुलिस का काम कर रहे हैं, पत्रकार हैं, मीडिया है, कहीं भी रह के मूल बात है कि आप अपने अंदर जो दिव्य सत्ता है उसके संपर्क में रह के, उससे प्रेरित होके आप अपना काम करें, वो ही कर्म योग है। क्योंकि योग जो है, हमारे जितने भी कर्म हैं, वो जब तक वो उनके साथ सही रूप का जो सही ज्ञान है, अगर वो जुड़ा हुआ रहेगा, तो आपका पूरा जीवन ही योग बन जाता है। इसलिए इसमें कहीं भी अलग नहीं है कि हम वकालत करते समय क्या योग नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ये जो अलीपुर बम कांड में जो श्री अरविंद को जो आध्यात्मिक अनुभव हुए, वो तो कोर्ट के अंदर भी हुए थे, जहाँ उनको जो जज है उसमें भी कृष्ण दिख रहे थे, जो उनकी पैरवी कर रहे थे उनमें भी कृष्ण दिख रहे थे। जब वो अपने कोठरी में थे तो वहाँ जो पहरेदार है वो भी कृष्ण दिख रहे थे, और जब उन्होंने जो वृक्ष है वो भी कृष्ण दिख रहे थे। तो वो एक सिद्धि की स्थिति है, लेकिन हमें रास्ता तो वही चुनना पड़ेगा जो कि हमारी जो सनातन जो परंपरा रही है, जहाँ पे ईलोक और परलोक, इसमें द्वंद्व नहीं बताया है। ये कालांतर के अंदर इस तरह की कुछ परिस्थितियां पैदा हो गई जब हमने
मोक्ष या अध्यात्म को हमारे दैनिक जीवन से अलग कर दिया। नहीं तो हमारे जितनी भी गुरुकुल परंपरा है वहाँ तो ऋषि महर्षि जो रहे हैं वो गृहस्थ थे और वो पूरे ज्ञानी थे, आध्यात्मिक जो अनुभूतियाँ थी उनसे सिद्ध थे, बल्कि उन्हीं ऐसे ही सिद्ध जो महर्षि और जो गुरु थे वो ही गुरुकुल में हमें पाए जाते थे। तो ये जो भेदभाव है ये श्री अरविंद के योग में कहीं नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि भेदभाव कहीं होना भी नहीं चाहिए। आप एक जैसा आजकल इन दिनों देखने को मिल रहा है और साथ में पढ़ने को मिल रहा है कि साइबर क्राइम से बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं और आप स्वयं एक साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, तो इन सारी घटनाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम का अर्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है वो कुछ भी नहीं है, वो किस पे निर्भर करता है? जो उसको यूज़ करता है, जिसके हाथों में है, और जिसके हाथों में है वो उसकी चेतना कैसी है, उसका चेतना का जो स्तर है वो इस चीज़ को बताएगा कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, जो विज्ञान ने जो उनको साधन दिए हैं या जो भी है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम जब कहते हैं, वही न्यूक्लियर एनर्जी है जो हमें बिजली बना के देती है और वही न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि विध्वंसकारी भी हो सकता है। तो आवश्यकता है हमारी जो चेतना है उसका हम इतना विस्तार करें कि हम ये समझ सकें कि वसुदेव कुटुंबकम है। और यही कारण है जब श्री अरविंद की जब बात आती है, जब वैश्विक जो समस्या हैं उसका जो समाधान जो श्री अरविंद बताते हैं वो एकमात्र एक ही है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का रूपांतरण। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और सतह 15 अगस्त के दिन 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज संपूर्ण भारतवासी इस चीज़ को लेकर के बड़े खुश हैं। तो ऐसा जोश, ऐसा जुनून, ये जिस तरह से राष्ट्र प्रेम इस वक्त दिख रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं संपूर्ण जन चेतना के साथ में? देखिए, 15 अगस्त जब आती है तब एक ये वो दिवस है जब अगर मैं कहूँ कि संविधान की जो पहली लाइन है उसमें क्या लिखा है, हम भारत के लोग, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ हम भारत के लोग का अर्थ हमें समझना होगा। जिस दिन हमारा संविधान बनाया तब उन्होंने लिखा था, मतलब हम भारत के लोग मतलब वो एक पीढ़ी, और आज जब हम पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग मतलब हमारी पीढ़ी। तो उस पीढ़ी ने कई ऐसी दायित्व थे जो उनका निर्वहन किया, परंतु वो कुछ चीज़ें रह गई। जब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तब उसके सामना पैरेलली एक एक्टिविटी चल रही थी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दिन हमें इंट्रोस्पेक्शन का है, हमें इस चीज़ का बारे में सोचना होगा कि जिन्होंने आज़ादी की अभिप्सा के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी दी, संघर्ष किया, क्या हम उनके सपनों को साकार कर पा रहे हैं? कितने कदम हम उनके सपनों की तरफ बढ़े, कितनी चुनौतियां आई, और हम उन चुनौतियों को आज के बदलते हुए परिवेश में कैसे कर सकते हैं? इसलिए नकारात्मकता का तो कोई संभव ही नहीं है। मैं तो पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्ट हूँ, सकारात्मक हूँ कि हर पीढ़ी का एक दायित्व होता है, उसको पूरा करना चाहिए। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने जिस रूप में योगदान दिया, हम उनको उतना सम्मान बराबर तरीके से दें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंसान को आशावादी होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान आशावादी नहीं होता तो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। कहा जाता है कि आज़ादी इंसान के व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है, और साथ में आज़ादी दो तरह की होती है, एक होती है बाह्य आज़ादी और एक होती है आंतरिक आज़ादी। तो इस विषय के ऊपर आप अपने विचार किस तरह प्रकट करना चाहेंगे? ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हम कहते हैं कि बाह्य आज़ादी और एक आंतरिक आज़ादी, ये फिर एक तरह से आपने दो भागों में इसको बांट दिया। परंतु शरीर है और आत्मा है, आत्मा तो अमर है, तो फिर इस शरीर का क्या करें? ऐसा नहीं है। शरीर, हर आत्मा को एक शरीर चाहिए अभिव्यक्ति के लिए। इसी प्रकार जब राष्ट्र की जब बात आई थी तो श्री अरविंद ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो अन्याय हो रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, तब श्री अरविंद ने कहा कि जब तक हमें राजनीतिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक बाकी जो विषय हैं
वो इंतज़ार कर सकते हैं। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में श्री अरविंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए स्वराज शब्द को प्रयोग किया था। इसलिए जब तक हमारा शरीर की आज़ादी नहीं होगी तब तक ये कहना कि आंतरिक रूप से हमें पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, नहीं। अभिव्यक्ति के लिए आपको शरीर चाहिए और शरीर के लिए इसी तरह जो राष्ट्र है इसकी भी एक शरीर है और उसकी भी एक आत्मा है। इसलिए राजनीतिक रूप से प्रथम बार अगर स्वतंत्रता की बात कही तो वो श्री अरविंद ने की। इसलिए हमें स्वतंत्रता चाहिए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और हमारे आध्यात्मिक रूप से भी। हम इनको बांट नहीं सकते। सर्वांगीणता ही हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज़ादी का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज़ादी के लिए बहुत सारे अनगिनत देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया और बहुत सारे ऐसे देशभक्त हैं जिनको आज भी हम लोग नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश की आज़ादी को लेकर के। जो ऐसे अनगिनत देशभक्त हैं जो आज हमें याद नहीं हैं, जिन्हें हम भूल गए हैं, उन लोगों के आज़ादी को आप लेकर के किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से आप अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, देश के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अगर कुछ भी देता है, और रही बात स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अगर जिन्होंने भी संघर्ष किया या देश के लिए अपनी जानों की बाजी लगाई, उनके मन में कभी भी ये नहीं था कि उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। उन्होंने क्यों किया ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए उस समय वो संघर्ष या अपनी जान देना भी उन्होंने उस समय का सर्वश्रेष्ठ कर्म समझा। बात यह है कि जब आज भारत आज़ाद हो गया है तब हम उनको याद करके ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके जीवन दर्शन से कुछ समझें, हम उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करें कि किस प्रकार आपके पास खाने को रोटी भी नहीं है तो भी भारत की आज़ादी के लिए जुड़े, जिनके पास संपन्न थे वो भी आज़ादी के लिए जुड़े। जिस भी स्तर पे आप हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये जो सीने में एक जो आग लगी हुई थी वो समझाने की आवश्यकता है। और उसके लिए सबसे बेहतर जो दिवस है वो होता है 15 अगस्त का दिवस, क्योंकि इस दिन हमने आज़ादी हमें प्राप्त की, जिसके अंदर लाखों और हजारों लोगों ने बलिदान दिया। संघर्ष के जो गाथाएं हैं, ऐसा कोई भी जिला या ब्लॉक नहीं होगा हमारे भारत में जहां पे स्वतंत्रता संग्राम से लोग नहीं जुड़े हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। हमें उनको याद करना चाहिए, उनके संस्मरणों को युवाओं तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बलिदान, त्याग और राष्ट्र भक्ति, इस जज्बात को समझने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे आसपास है, जिनसे हम जुड़ सकें। इसलिए 15 अगस्त का जो उत्सव है, विशेषकर ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इस प्रकार से वीरों को याद करने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 15 अगस्त इस देश का सबसे बड़ा पावन पर्व है, जो कि इंसान को एक आज़ाद नागरिक होने का दर्जा देता है और साथ में भारत माता का गुणगान करने का मौका भी देता है। अक्सर इंसान अपने अधिकारों की बात करता है, देश के प्रति जब भी कोई बात होती है तो वो पहले अपने अधिकारों की बात करता है। इंसान अपने जो कर्तव्य होते हैं उनको भूल जाता है, क्योंकि अधिकारों की प्राप्ति के लिए तो हर कोई इंसान संघर्ष करने की बात कर लेता है, परंतु कर्तव्यों के लिए नहीं करता। ऐसा क्यों? देखिए, ये पाश्चात्य सोच जो रही, जो अंग्रेज़ों हुकूमत जब रही, तब पश्चिम के अंदर है राइट बेस्ड अप्रोच, जबकि जो भारतीय संस्कृति, सनातन जो संस्कृति है, इसमें हमेशा ड्यूटी बेस्ड रही है। कर्तव्य बोध जो है वो महत्वपूर्ण रहा है। आप पूरी रामायण उठा के देख लीजिए, उसके अंदर कर्तव्य बोध आपको लगेगा, किसका क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, पत्नी का है, पुत्र का है, सेवक का है, राष्ट्र का है, गुरु का क्या है। सिर्फ कर्तव्य के बारे में हमने बात करी है। ये संस्कृति का जो मौलिक, जो मूल, जो केंद्र बिंदु है वो रहा है कर्तव्य। अब कर्तव्य क्यों रहा? क्योंकि जब हम हमारे कर्तव्यों को जो पूरा करेंगे एक दूसरे के, तो हमारे जो मौलिक जो अधिकार है, जिसको हम कहते हैं राइट्स हैं,
वो अपने आप ही प्रोटेक्ट होते हैं। लेकिन जब हम इसको उल्टा अगर कर देते हैं, हम सिर्फ अधिकारों की बात करेंगे लेकिन हमारे जो कर्तव्य हैं उनको नहीं करते, तब एक इम्बैलेंस आ जाता है हमारे पूरी समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, कि जहां आप मांग तो कर रहे हो लेकिन जो चीज़ आपको देनी है, जो एक सेवा का भाव है, वो नहीं रख रहे। तो ये जो इम्बैलेंस है ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी के कारण है, जबकि हमारी जो सनातन, जो इंडियन, जो भारतीय जो दर्शन है, उसमें कर्तव्य जो है उसको केंद्र बिंदु में रखा गया है। और आने वाले समय में भी हमें इस प्रकार का चिंतन देना होगा। जैसे आज मैं बताऊं, आज घर घर जो तिरंगा एक अभियान है, ये क्या है? ये है हमारा जो पहला कर्तव्य है जो हमारे संविधान में दिया है, ये उसकी ओर लेके जा रहा है। आज आप रोड पे जाके देखिए, इतना जज्बा है। और वो जो तिरंगे पहले सिर्फ 15 अगस्त या एक दिन पहले, ये 13 घर घर जो तिरंगा है, इस पर कुछ रिलैक्सेशन भी किया है अभी सरकार ने, वो बहुत अच्छा किया है। क्योंकि सिर्फ बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को अगर उसका प्रोटोकॉल बना देते हैं तो आम जन में एक थोड़ा सा संकोच रहता है, भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो आदर भी करता है तिरंगे का, पर उसको लगता है कि कहीं भूलवश कोई अनादर ना हो जाए, कोई उसका अपमान ना हो जाए। तो अभी ये जो रिलैक्सेशन है, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि इस तरह के जो रिलैक्सेशन है और भी अवसरों पे दिए जाने चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, तिरंगा को लेकर के बहुत सारी चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, और साथ में जो एकदम युवा वर्ग है जो अभी इस वक्त स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, वो जब इन टाइप की चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनके अंदर एक बहुत अक्सर एक वो रहता है कौतूहल का विषय, ये क्या है, कैसे है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इस वक्त क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और साथ में किस तरह से युवा पीढ़ी को इन सब चीज़ों से जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में हम कब जुड़ते हैं? जब उसके इतिहास को हम जानते हैं। जैसे तिरंगा है, तिरंगा जो अभी हम भारत का जो अभी तिरंगा है, जिस रूप में है, जो उसकी साइज़ है, जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, रंग है, ये इसकी भी एक यात्रा रही है, इसका एक इतिहास है। जब इसके लिए हम भीमा जी मैडम कामा पे जाएंगे, उन्होंने सबसे पहले जो ध्वज को जो रूप दिया, वहाँ से लेते हुए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आगे महात्मा गांधी जी और कई सारी वो जो यात्रा है, इससे जुड़ाव की अपेक्षा की जाती है। और वो अपेक्षा होती है जब हम हमारी आंखों से देखते हैं। तो ये जो प्रदर्शनी जो हम लगाते हैं, उसके साथ उसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु आते हैं कि ये जो तिरंगा है, पहले सबसे पहले जब था तब वंदे मातरम आता है इसके अंदर लिखा हुआ। अभी जो है एक उसमें अशोक चक्र है। तो ये जो प्रतीक हैं, ये जो राष्ट्रगान अभी आपने बताया, राष्ट्रगीत बताया, और जो तिरंगा है, ये सिर्फ कोई कपड़ा नहीं है। क्योंकि इस तिरंगे से को जब हम देखते हैं तब आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इनको हाथ लगाता हूँ। मैं प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरे घर पे और मेरे जन्मदिवस के दिन तिरंगा फहरा रहा हूँ मैं। कारण ये है, इससे जब जुड़ाव होता है तब आप एक सम्मान है। क्योंकि जो तिरंगा है, ये सिर्फ तिरंगा के पीछे पूरा हमारा एक इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम। सिर्फ इसको ऊंचा रखने के लिए आज भी सरहद पे कितने सैनिक अपनी जान दे रहे हैं, और उस समय भी कितने लोगों ने कि ये नीचे ना आए। विदेशी हुकूमत ने बुलेट मतलब कि बंदूक भी चलाई, उसके बाद हंटर भी लगाए, तोपों से भी उड़ाने की कोशिश करी, पर तिरंगा नीचे ना गिरे, इसी को उन्होंने हर प्रयास किया। वो सब हमें याद दिलाता है हमारे तिरंगे से संबंधित एक तथ्य मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, बेशक। 14 अगस्त 1947 और 15 जो वो समय था, वो था फ्लैग प्रेजेंटेशन कमेटी में जितने मेंबर्स थे वो सब महिलाएं थी। क्या बात है! सब महिलाएं थी, एक भी पुरुष नहीं था। तो जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको ये तथ्य देखना चाहिए। और महिला, एक नारी और मातृशक्ति ने भारत को वो जो तिरंगा है वो
दिया है। तो जब आप नारी का भी अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं तो वो भी तिरंगे का अपमान है। इस तरह के जो तथ्य हैं ये युवाओं के बीच में हमारे जो पाठ्यक्रमों में जुड़ने चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह से अब अमृत महोत्सव जो है इसके दौरान ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। ये बात आपने बहुत ही अच्छी बताई कि मतलब इस तरह के जो तथ्य हैं वो लोगों को पता चलने चाहिए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को इनसे बहुत कुछ सीखने को और साथ में समझने को मिल सके। इस वक्त अमृत महोत्सव चल रहा है, आप सभी को पता है, और साथ में हर घर के अंदर तिरंगा लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है। तो अमृत महोत्सव को अगर आप एक लाइन में अगर वर्णित करना चाहें तो आप किस तरह वर्णित करना चाहेंगे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और साथ में भारत देश की तो बात ही एकदम अलग है, और साथ में क्योंकि भारत देश को वैसे भी विश्व गुरु कहा जाता है, और साथ में इन दिनों भारत देश जिस तरह से विश्व गुरु बनने की राह के ऊपर चल पड़ा है, उसके अंदर आप युवा पीढ़ी का योगदान किस तरह देखते हैं? देखिए, युवा एक तो उम्र से होता है जी, तो उम्र से जो होता है उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भारत की आत्मा को अगर समझना है तो आप श्री अरविंद को पढ़िए, अरविंदो घोष को पढ़िए, योगी अरविंद को पढ़िए, महर्षि अरविंद को पढ़िए, क्रांतिकारी अरविंद को पढ़िए। श्री अरविंद के साहित्य से जुड़ाव ही अपने आप में ईश्वर की कृपा मानता हूँ मैं। श्री अरविंद का जो साहित्य है वो आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो राष्ट्रवाद है वो अंतर्राष्ट्रीयवाद के विरोध में नहीं है एक। और यही कारण है कि श्री अरविंद का जो दर्शन है, उनका जो फिलॉसफी है, उसको मूर्त रूप से देने के लिए ऑरोविल एक इंटरनेशनल सिटी है पौंडीचेरी से करीबन 13 किलोमीटर आगे, उसको उसकी अनुशंसा संयुक्त राष्ट्र ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार करी है। उनके चिंतन के आधार पे एक बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है जिसकी अनुशंसा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली 4 बार करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी चिंतन में समग्रता होनी चाहिए वो हमें श्री अरविंद के साहित्य में मिलती है, उनकी कविताओं में मिलती है, उनकी लेखनी में मिलती है, उनके पत्राचारों में मिलती है। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन, और उनकी कविता है सावित्री। इनसे हमारा परिचय होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और विशेषकर 150वीं जन्म जयंती पे तो मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि उनके 2 पक्ष हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ें। एक तो जो 15 अगस्त 1947 को श्री अरविंद का ऑल इंडिया रेडियो पे एक 5 ड्रीम्स उन्होंने शेयर करे थे पूरे इंडिया के साथ जी। पहला उनका था वो भारत का जो विभाजन हुआ उसके विरोध में, उनका था कि अखंड भारत, एकीकृत भारत की ओर हमें कदम उठाने चाहिए। दूसरा था एशिया का उत्थान। सोचिए 1947 में उन्होंने कहा कि आने वाला समय उसमें हो रहा है, इसमें एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तीसरा था संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका वैश्विक समस्याओं को लेकर। चौथी, भारत को हमेशा स्मरण करना होगा कि भारत का विश्व को आध्यात्मिक देन जो रही है वो। और अंतिम 5वां, विकास क्रम के अंदर श्री अरविंद अपेक्षा करते हैं विकास क्रम में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, वो भी योग के माध्यम से। तो 1947 का ये जो संदेश है इस पे प्रत्येक युवा को इसको पढ़ना चाहिए, जिससे हम ये समझ सकें कि हम 1947 से लेकर और आज 2022 में हम कहाँ तक पहुँचे। एक दूसरा पक्ष जो मैंने आपको बताया वो है एक आम साधारण जो युवा होता है उसके मन में कई विचार चलते रहते हैं कि ईश्वर क्या है, ये मेरी जो योग्यता है मैं इसका क्या करूं और मैं क्या कर सकता हूं। इसके लिए श्री अरविंद उनकी पत्नी मृणाली जी को 3 पत्र लिखते हैं। उसमें पहला जो पत्र है और उनको वो श्री अरविंद बताते हैं कि मेरे में 3 पागलपन है जो उनको पता होना चाहिए। वो इसलिए मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि कोई भी युवा इससे अपने आप को जोड़ता है। पहला वो बताते हैं कि जो भी योग्यता है
ये सारी ईश्वर ने दी है जी। और ये योग्यता मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूं, राष्ट्र के उत्थान के क्या लिए। बात है। दूसरी जो चीज है, श्री अरविंद कहते हैं कि अगर ईश्वर कहीं है तो मैं उसको खोजूंगा, और नहीं मिलेगा तो पता चल जाएगा नहीं है। तीसरी जो चीज है वो थी, उस समय श्री अरविंद ने कहा कि भारत को आजाद कराना है, और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे में इतनी शक्ति है कि भारत को मैं आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूं। ये तीन आम युवा को बहुत ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़ते हैं। कैसे? हम सब में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, और उस प्रतिभा का हम क्या करें। ओके। सेकंड जो है कि ईश्वर है या नहीं है, जिसको आजकल स्पिरिचुअल क्वोशंट कहते हैं, ये भी आज सभी को चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। और अंतिम जो उन्होंने कहा है कि आज़ाद, उस समय आज़ादी भारत को करानी थी, पर आज जो भी हमारा जो सिस्टम है उसमें कहीं भी कोई कमी नज़र आ रही है, उसको सुधार जो है, वो तीसरा जो उनका जो पत्र है मैं उससे जोड़ के देखूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि युवा देश का भविष्य है, और साथ में किसी भी देश की उन्नति वहाँ के युवाओं के ऊपर ही निर्भर करती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव की हमारे सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई और साथ में शुभकामनाएं। हमारा देश आज़ाद है और साथ में आज़ाद ही रहे, हमेशा हम यही मंगल कामना करते हैं। और आप हमारे आज इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार, कि आपने आकर के श्री अरविंदो घोष के बारे में, उनका जो जीवन है उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला, उनके बारे में बहुत सारी ढेरों बातें बताई। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।